जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेडरलिज्म। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में। हमने ये पढ़ा था कि पावर को कई तरीके से शेयर किया जाता है। जैसे कि पावर को हम लोग हॉरिजॉन्टल रूप से भी शेयर करते हैं, और पावर को हम लोग वर्टिकल रूप से भी शेयर करते हैं, एंड अलग अलग कम्युनिटी के बीच में भी हम लोग पावर को शेयर करते हैं। और इसके अलावा प्रेशर ग्रुप के रूप में भी हम लोग पावर को शेयर करते हैं। देखो यहां पर जो वर्टिकल आपको बताया गया, वर्टिकल रूप में पावर को हम लोग इस तरीके से शेयर करते हैं, यानी कि अलग अलग लेवल पर शेयर करते हैं। अब इसी चीज को आपको इसी वाले चैप्टर के अंदर बताया गया है, जिसका नाम क्या है, फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर को अलग अलग लेवल पर बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो ये क्या है, फेडरल गवर्नमेंट सबसे ऊपर कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कौन सी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन सी गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि पावर को अलग अलग लेवल पर बांट दिया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। अब अगर बात की जाए बेल्जियम की, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बेल्जियम के बारे में ही पढ़ा था और श्रीलंका के बारे में ही पढ़ा था। अब यहां पर आपसे पूछा गया है क्या बेल्जियम में किस प्रकार की गवर्नमेंट है ना। बेल्जियम में किसकी गवर्नमेंट है, बेल्जियम के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि बेल्जियम के अंदर पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वहां पर पावर को बांटा गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि बेल्जियम के अंदर हमें फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर बात की जाए आगे श्रीलंका की बात की जाए, तो श्रीलंका के अंदर जो है वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि देखो श्रीलंका के अंदर पावर को शेयर नहीं किया गया था, बल्कि सारी की सारी पावर वहां पर जो सिन्हालास लोग थे ना, जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसी के हाथ में वहां की सारी पावर थी। इसीलिए हमें श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जबकि बेल्जियम के अंदर हमें किस प्रकार की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर बात की जाए किसकी, फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाए और यूनिटरी गवर्नमेंट की बात की जाए, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो उनके डिफरेंस को आगे बताया हुआ है। जैसे कि पहली बात, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था की बात करें, या फिर हम बात करें किसकी, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे हमारे इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये पहला इसकी बात हो गई। अगर हम इसके अलावा इसकी बात करें, तो हमें यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर ये देखने को मिलता है यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही सरकार देखने को मिलेगी, कहाँ पर, जिस भी कंट्री के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। ये पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर। अगर दूसरे डिफरेंस की बात की जाए, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जिस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां पर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को अलग अलग लोगों के बीच में बांट देना, डिवाइड कर देना। यह कहां पर पॉसिबल होता है, जिस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है। लेकिन जिस कंट्री के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहां पर पावर का सेंट्रलाइजेशन किया जाता है, यानी कि केंद्रीकरण किया जाता है पावर का। इसका मतलब होता है कि सारी की सारी पावर वहां के सरकार के हाथ में होती है, पावर को बांटा नहीं जाता है। कहां पर, जिस कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। अगर तीसरे डिफरेंस की बात की जाए, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जिस भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर भी होती है। मैंने क्या बताया, जिस कंट्री में फेडरलिज्म होता है वहां के स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर भी होती है। लेकिन जिस कंट्री के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहां के स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर नहीं होती है, बल्कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट को कौन रूल करता है, कौन ओन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अगर चौथे डिफरेंस की बात की जाए, जिस कंट्री में फेडरलिज्म होता है वहां पर लोकतंत्र को, यानी कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मजबूत किया जाता है। लेकिन जिस कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट होता है वहां पर क्या होता है कि वहां पर सिविल वॉर को प्रमोट किया जाता है, वहां पर बढ़ावा मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि श्रीलंका में पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, बांटा नहीं गया था, तो वहां पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन गई थी। तो यहां पर आपको वही बताया गया है क्या, कि जिस कंट्री में पावर को
नहीं बांटा जाता है वहां पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाती है, गृह युद्ध जैसी कंडीशन बन जाती है। लेकिन जहां पर पावर को बांटा जाता है वहां पर डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी मजबूत बनती है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर आगे बात की जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि जिस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां पर क्या होता है कि वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन जिस कंट्री के अंदर क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आए दिन क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करती रहती है, दखल अंदाजी करती रहती है। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, आगे देखो। अब अगर बात की जाए किसकी की फीचर की बात की जाए, विशेषताओं की बात की जाए, तो हमें फेडरलिज्म की कई सारी विशेषताएं, कई सारे की फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसका पहला की फीचर क्या है इसके अंदर? इसका पहला की फीचर यह है कि इसके अंदर मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब वही हुआ जो आपको मैंने पीछे बताया था ना, कि फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। यह इसका पहला की फीचर है, पहली बात। दूसरी बात अगर बात की जाए, जिस कंट्री में फेडरलिज्म होता है वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक ही पर्सन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार होता है, दोनों का राइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग हैं, हमारे ऊपर यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी राइट है। लेकिन दोनों के अधिकार क्षेत्र, दोनों के क्या जुरिडिक्शन, यानी कि अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के अलग होंगे, यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये दूसरा की फीचर हो गया। एंड अगर तीसरे की बात की जाए, देखो तीसरे की बात ये होती है कि जो जिस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अधिकारों को, दोनों के राइट्स को पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर दिया गया है, लिख दिया गया है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि उससे हमें जो क्या बोलते हैं, जो सरकारें जो होती है ना, उनको उनके अधिकारों की गारंटी मिल जाती है। जो भी सरकारें होती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों को अपने अधिकारों की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि दोनों के अधिकार पहले से ही कहां पर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होते हैं। तीसरी बात हो गई। आगे देखो चौथी बात इसके अंदर क्या है, जिस भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां पर देखो कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अकेले चेंज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में, अगर इंडिया में कोई लॉ बनना होता है, कोई भी कानून अगर बनना होता है संविधान को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, क्या उसको अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है? क्या नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे फंडामेंटल जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर चेंज करना होता है या कुछ अलग से ऐड करना होता है तो उसको कोऑपरेट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। अगर काम साथ में मिलकर नहीं करती तो दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट अकेले अपने खुद के बलबूते पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका चौथा की फीचर होता है इसका। एंड पांचवा की फीचर क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि वित्तीय स्वायत्ता। जिस भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अलग अलग होती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के इनकम के सोर्स दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जीएसटी, तो जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन इसके अलावा आपने सुना होगा एसजीएसटी जो होता है वो कौन कलेक्ट करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो दोनों के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विवादों का निपटारा। जिस भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है वहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में अगर किसी भी इशू को लेकर इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले करती है इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सुलझाने में, उसको डिसोल्व करने में। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका छठे नंबर का क्या है, की फीचर है। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। अब आगे यहां पर एक अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या है, आपको यहां पर बताया हुआ है कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म बनता कैसे है। तो फेडरलिज्म दो तरीके से बनता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फिर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये दो तरीके से फेडरलिज्म बनता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, इस वाले इसके अंदर ये होता है कि कई सारे स्टेट अपनी खुद की मर्जी से आकर एक ग्रुप बना लेते हैं।
जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, होल्डिंग टुगेदर में ये होता है कि कई सारे स्टेट को मिलाकर, उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है। इसमें मिलाकर ग्रुप बनाया जाता है, इसमें खुद अपनी मर्जी से आते हैं स्टेट। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो हमें यह देखने को मिलेगा इसके अंदर कि जिस भी कंट्री के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है किसके कंपैरिजन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। जिस भी कंट्री में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में, पहली बात। अगर इसकी बात की जाए, जिस कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों में। आगे देखो क्या है। दूसरी बात, अगर बात की जाए किसकी, अगर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात की जाए, इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट जो होते हैं, वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आकर ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। क्यों? ताकि अपनी पावर को बढ़ा सकें। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या करते हैं, आकर अपनी मर्जी से आकर एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि अपनी पावर को इनहेंस कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखो क्या होता है कि इसमें एक जो क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करती है, अपनी पावर को थोड़े थोड़े लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देती है ताकि एक यूनिटी बनी रहे। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो यूनिटी बनाए रखने के लिए क्या करती है, यूनिटी बनाए रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी थोड़ी पावर बांट देती है इसके अंदर। ये दूसरा डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर। अगर बात की जाए आगे की, जिस भी कंट्री के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर यह होता है कि कोई भी स्टेट जब चाहे, जब उसका मन हो, वो ग्रुप से अलग हो सकती है। जो स्टेट पहले जुड़े थे ना कमिंग टुगेदर में अपनी मर्जी से, तो वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब अलग भी हो सकते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें जिन स्टेट को जोड़कर एक ग्रुप बनाया गया है, उनमें से कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर आपको मालूम है ना बेटा, कई सारे स्टेट्स को मिलाकर एक देश बनाया गया है। तो इंडिया में अगर कोई भी स्टेट सोचे कि भाई हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। आगे देखो। सॉरी, जिस भी कंट्री के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर देखो हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर हमें डबल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका के अंदर क्या है, देखो बहुत सारी स्टेट को मिलाकर अमेरिका बना है ना, यूएसए बना है ना कई सारे को। तो अगर वहां पर जैसे कि अगर बात करें ब्राजील की बात करें, तो ब्राजील के लोगों की अपनी खुद की सिटीजनशिप भी है और अमेरिका की भी है उनके पास में। तो जिस भी कंट्री में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर हमें डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। लेकिन जिस कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, उस कंट्री के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जिस कंट्री के अंदर क्या होता है, जिस भी कंट्री के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर कभी कभी हमें दो कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जिस कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूं किसकी, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, तो ये किन किन देशों के अंदर में है। देखो यहां पर मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है, मैंने यूएसए, यू का मतलब क्या, यूएसए यानी कि अमेरिका, एस का मतलब क्या, स्विट्जरलैंड, और ए का मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज के अंदर क्या है, इन कंट्रीज के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है। यहां से आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू को लेकर क्वेश्चन बना सकता है। इसी तरीके से अगर बात करूं किसकी, अगर मैं होल्डिंग टुगेदर की बात करूं, तो होल्डिंग टुगेदर में हमें ये देखने को मिलता है कहां पर, एसबीआई के अंदर। ये शॉर्ट ट्रिक है। एस का मतलब क्या है, स्पेन, बी का मतलब क्या है, बेल्जियम, ठीक है ना, और आई का मतलब क्या है, इंडिया। इन कंट्रीज के अंदर क्या है, इन कंट्रीज के अंदर हम लोगों को होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म देखने को मिलता है। ये डिफरेंस होंगे इन दोनों के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे देखो क्या है, क्या हमारी कंट्री, हमारा इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री है? तो फेडरल कंट्री तो है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं हुआ है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर कहीं पर भी
ये मेंशन नहीं है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया कुछ ऐसे काम करता है, कुछ ऐसी चीजें मतलब कुछ ऐसी चीजें परफॉर्म करता है जिसकी वजह से, जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमारे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपका क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। देखो हमारे इंडिया के अंदर वैसे तो फेडरलिज्म का वर्ड यूज हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया कैसी कंट्री, फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पावर को डिवाइड किया गया अलग अलग लेवल पर। आपको मैंने पीछे दिखाया भी था ना, कौन कौन से लेवल पर भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इन 3 अलग अलग लेवल पर हमारे इंडिया के अंदर पावर को डिवाइड किया गया है, इसीलिए हम इंडिया को क्या बोल सकते हैं, एक फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के जुरिडिक्शन क्षेत्र यानी कि अधिकार क्षेत्र तीनों के अलग अलग हैं, तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, यानी कि कानून बनाने को लेकर तीनों के जो अधिकार है ना वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करूं यूनियन लिस्ट की बात करूं मैं, अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करूं यानी कि संघ सूची की बात करूं, तो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से काम इसके अंदर आते हैं, जैसे कि इसके अंदर सिक्योरिटी, अगर देश की सिक्योरिटी की बात हो तो देश की सिक्योरिटी को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। और इसके अलावा बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, करेंसी को बदलना हुआ, करेंसी को बदलना हुआ, करेंसी क्या बोलते हैं, दूसरी नई करेंसी बनानी हो, तो करेंसी को लेकर, बैंकिंग को लेकर, इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर और इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स को लेकर, विदेशी मामलों को लेकर कानून बनाने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, कौन सी लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्टेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची। तो स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे काम आते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का काम, लॉ बनाने का काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें कौन कौन से काम आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ट्रेड आता है यानी कि व्यापार आता है, एग्रीकल्चर आता है मतलब कृषि आती है इसके अंदर, और पुलिस को लेकर कोई भी कानून, नियम कानून कोई बनाने होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा क्या, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही होता है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं इसके ऊपर। अब ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मैरिज यानी कि शादी विवाह से संबंधित कोई भी नियम कानून अगर बनाने होंगे तो वो कौन बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लेबर यूनियंस, मजदूर संघ, तो मजदूर संघों को लेकर, लेबर यूनियन को लेकर अगर कोई कानून बनाना होगा तो वो अधिकार किसके पास में है, दोनों के पास में है, दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल वगैरह। तो जंगलों को लेकर भी कोई नियम कानून अगर बनाने होते हैं तो वो किसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आते हैं। और इनको कौन सी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, तो इनको कंकरेंट लिस्ट के अंदर यानी कि समवर्ती सूची के अंदर इनको शामिल किया गया है। अच्छा, इन 3 लिस्ट के अलावा एक अदर लिस्ट भी आपकी इसके अंदर आती है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अपशिष्ट सूची। तो अदर लिस्ट के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसमें कौन कौन से काम आते हैं, इसमें देखो वो सारी चीजें आती है जो अभी हाल फिलहाल में ही, अब से 20 साल 25 साल पहले ही जो अभी चीजें नई नई आई ना, उन सारी चीजों को इस वाली लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, ऐड किया गया इसके अंदर। इसमें कौन कौन से काम आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इनसे जुड़े हुए कोई भी रूल, रेगुलेशन, नियम कानून अगर बनाने होते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये 4 आपको अलग अलग लिस्ट दी गई हैं। इससे हमें मालूम होता है कि दोनों के जुरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र कानून बनाने को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग है। यही चीज हमारे इंडिया को क्या बनाती है, एक फेडरल कंट्री बनाती है हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमारा क्या है, स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष दर्जा। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे जिनको विशेष दर्जा, स्पेशल राइट, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है ना। अब वो स्टेट कौन कौन से हैं, तो उनकी अगर बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई आउटसाइडर यानी कि दिल्ली के लोग या यूपी के लोग, कोई भी मतलब कोई भी आउटसाइडर इनके स्टेट के नहीं है, वो इन जगहों पर जाकर प्रॉपर्टी, अपनी खुद की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते यहाँ पर।
क्योंकि इन स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ये स्पेशल स्टेटस देना भी हमारी कंट्री को क्या बनाता है, एक फेडरल कंट्री बनाता है। ठीक है, समझ में आया। एंड इसके बाद देखो क्या आपका कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट, विवादों का निपटारा। देखो हमारे इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अधिकार क्या हैं, वो पहले ही लिख दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी इशू को लेकर अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है ना, कोई झगड़ा अगर होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कहां पर कहां पर उसको रिजोल्व किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सुलझाने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये चीज भी देखो, ये वाली चीज भी हमारे इंडिया को क्या बनाती है, एक फेडरल कंट्री बनाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्ता, वही जो आपको मैंने पीछे बताया भी था मैंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, दोनों के इनकम को लेकर, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को लेकर दोनों के अधिकार अलग अलग हैं कि दोनों के पास सोर्स ऑफ इनकम कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे इंडिया को क्या बनाती है, ये चीज भी हमारे इंडिया को क्या बनाती है, एक फेडरल कंट्री बनाती है, क्योंकि पावर को यहां पर भी तो डिवाइड किया जा रहा है ना। ठीक है, तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंडिया को क्या बनाती हैं, एक फेडरल कंट्री बनाती है। लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन है फेडरल वर्ड का, वो मेंशन नहीं है। ठीक है, आगे देखो हमारे इंडिया के अंदर, जब हमारी इंडिया आपको मालूम है कि एक फेडरल कंट्री की तरह परफॉर्म करती है, हालांकि है नहीं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो हमारे इंडिया के अंदर, जो फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाने के बाद हमारे इंडिया के अंदर ये फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। तो अगर उसकी बात करें तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है, यहां पर हमें कुछ 3 हेडिंग दी गई हैं। पहली हमें क्या हेडिंग दी गई है, लिंग्विस्टिक स्टेटस। देखो जब हमारा इंडिया बना था ना, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था ना ब्रिटिशर्स से। तो जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले चैलेंज हमारे इंडिया के सामने, और हमारे इंडियन लीडर्स के सामने क्या आई थी, लिंग्विस्टिक स्टेटस की चैलेंज आया था, सबसे पहली चुनौती आई थी। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे इंडिया के जो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर अपने आप को एक अलग स्टेट बनाना चाह रहे थे। सिर्फ और सिर्फ भाषा के बेस पर ही नहीं, बल्कि भाषा के अलावा, लैंग्वेज के अलावा कल्चर यानी कि संस्कृति और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इसके बेस पर भी इंडिया के कई सारे स्टेट अपने आप को एक अलग स्टेट बनाना चाह रहे थे, है ना। अब वो कौन कौन से स्टेट थे, अगर भाषा की बात करूं, अगर मैं भाषा की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में एक अलग स्टेट बनाने की मांग हुई थी कि भाई हमें एक अलग स्टेट बना दिया जाए। ये चैलेंज था, है ना। दूसरी बात क्या था, अगर संस्कृति की बात करूं, कल्चर की बात करूं, तो कल्चर के बेस पर झारखंड ये अपने आप को सेपरेट एक स्टेट बनाना चाह रहा था। पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था, है ना। लेकिन कल्चर के बेस पर क्या हुआ, कल्चर के बेस पर झारखंड अलग होना एक अपने आप को एक अलग स्टेट बनाना चाह रहा था। इसी तरीके से अगर ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की बात करूं, तो भूगोल के बेस पर अगर देखें तो उत्तराखंड अपने आप को एक अलग स्टेट बनाना चाह रहा था। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, ब्रिटिश रूल के दौरान उत्तराखंड यूपी का पार्ट, ये दोनों एक ही स्टेट थे पहले। लेकिन ज्योग्राफी के बेस पर क्या था कि यहां पर ये उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया। ये चैलेंज था, ये सब डिमांड कर रहे थे। तो हमारे इंडियन लीडर्स, हमारे इंडियन के जो लीडर वो थे ना लीडर्स, उन्होंने इस चैलेंज को ऐसा नहीं कि इसको सेपरेट कर दिया, दबा दिया, ऐसा नहीं। अगर चैलेंज था तो इसको बहुत ही उन लोगों ने बहुत समझदारी से लिया, और उन्होंने इन सभी बेसिस पर, लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के बेस पर, ज्योग्राफी के बेस पर हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट बना दिए। इससे हमारा इंडिया वीक नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, बल्कि इससे हमारा इंडिया क्या हो गया, इससे हमारा इंडिया और ज्यादा स्ट्रांग बन गया, मजबूत बन गया। तो इस वजह से हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ, इस वजह से हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पाया। पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। देखो हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के अंदर 1300 या 1500 प्लस लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज हमारे इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, है ना। अब इतनी सारी लैंग्वेज को कंपाइल करके, इनको एक जगह इकट्ठा करके, टोटल 22 भाषाओं को हमारे संविधान के अंदर एक मान्यता दी गई है।
है ना। तो अब इन 22 भाषाओं में से किस भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए? हिंदी को बनाया जाए, इंग्लिश को बनाया जाए, तमिल को बनाया जाए, मराठी को बनाया जाए, किसको बनाया जाए? अब जाहिर सी बात है, अगर हिंदी को बनाएंगे तो दूसरी जो लैंग्वेज वाले जो होंगे अब वो लोग दिक्कत करेंगे। अगर तमिल को बनाया जाए तो दूसरी लैंग्वेज वाले दिक्कत करेंगे। इसीलिए क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो चैलेंज था ना, जो लैंग्वेज पॉलिसी का जो चैलेंज था, तो हमारे इंडिया के अंदर किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो फिर हिंदी क्या है? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये चैलेंज था। इस चैलेंज को हमारे इंडिया के लीडर्स ने क्या करा? बहुत ही सावधानी से, बहुत ही समझदारी से इसको लिया और किसी भी लैंग्वेज को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। ये चीज़ भी हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो है ना, जो फेडरल सरकार जो है उसको मजबूत बनाती है, उसको सक्सेसफुल बनाती है ये चीज़ भी। दूसरा हो गया। एंड तीसरा हमारा इसके अंदर क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। देखो 1990 से पहले, 1990 से पहले क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जिसको लगातार मेजोरिटी मिल रही थी, बहुमत मिल रहा था। वो लगातार हर स्टेट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगातार जीतती हुई आ रही थी। जिसकी वजह से क्या था कि ये था कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना हमारी इंडिया की, वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती थी? उनको रेगुलेट करती थी, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या थे? सही से खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे 1990 से पहले। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ? 1990 के बाद देखो ये हुआ, किसी भी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलना बंद हो गई। यानी कि अब चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए किसी एक पार्टी को पूरे पूरे वोट नहीं मिल रहे थे, बल्कि वोट सभी जगह बढ़ जा रहे थे। और सरकार बनाने के लिए क्या हुआ? अब सरकार बनाने के लिए उस समय पर कोलिजन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? कोलिजन गवर्नमेंट की, यानी गठबंधन सरकार की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? कोलिजन गवर्नमेंट की। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब चुनाव जीतने के लिए दूसरी पार्टी वाले से सहयोग ले लेना, उनकी हेल्प ले लेना, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद क्या हुआ? 1990 के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के रिलेशन अच्छे हो पाए थे। अदरवाइज उससे पहले उन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे। समझ गए? आगे अब यहां पर अगला टॉपिक कौन सा आपका? डिसेंट्रलाइजेशन एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि विकेंद्रीकरण और भारत में सरकार के स्तर। अगर बात की जाए इसकी, तो हमें यह देखने को मिलता है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों की कुछ पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों की कुछ पावर को किसको दे दिया गया है? किसको दे दिया गया है? लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है ना, यानी कि पावर को बांट देना। तो किसकी पावर को बांटा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों की पावर को दे दिया गया है किसको? लोकल गवर्नमेंट को। इसी चीज को डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण कहा गया है। ठीक है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन अगर देखोगे तो इसमें लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई ना, और लोकल गवर्नमेंट के अंदर दो लेवल की हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है। पहला, अगर आप देखो, रूरल लेवल के अंदर, गांव वाले एरिया के अंदर, और दूसरा अर्बन लेवल के अंदर, यानी कि शहरी स्तर के अंदर हमें दो जगहों पर हमें अलग अलग गवर्नमेंट देखने को मिलती है लोकल गवर्नमेंट के अंदर। अगर बात करूं किसकी मैं, अगर रूरल लेवल की बात करूं तो रूरल लेवल के अंदर आपको तीन तरह की सरकार देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन सी आपकी आती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सी सरकार आती है? उसको बोलते हैं पंचायत समिति। और पंचायत समिति के ऊपर सबसे ऊपर कौन सी सरकार आती है? जिला परिषद। ये इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसमें सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत, फिर ग्राम समिति, पूरी पंचायत समिति, फिर सबसे ऊपर क्या आपका आता है? जिला परिषद। ये इस तरीके से गांव के अंदर हमें सरकार देखने को मिलती है लोकल लेवल पर। जबकि अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि नगर निगम। नगर निगम कहां पर होते हैं? आपको बड़े बड़े शहरों के अंदर, जो बड़े बड़े शहर जो होते हैं, बड़े बड़ी जो सिटीज़ जो होती हैं, उन बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर हम लोगों को नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। कौन होता है? मेयर, जिसको महापौर भी बोलते हैं हम लोग। जबकि इसके अलावा और दूसरा क्या हम है?
दूसरा इसके अलावा क्या है, नगर पालिका। नगर पालिका भी हमें अर्बन एरिया के अंदर, सिटीज के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन कहां पर, जो छोटी सिटीज जो होती है ना, जो छोटे छोटे जो सिटीज जो होती हैं अर्बन एरिया के अंदर, उन जगहों पर हम लोगों को नगर पालिका देखने को मिलता है। और इसका लीडर क्या कहलाता है, नगर पालिका हेड कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। ये दोनों की दोनों क्या है, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, इसके बेनिफिट, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसका फायदा क्या होता है, जो पावर को जो लोकल लेवल पर जो बांटा जाता है, इसके फायदे क्या होते हैं, बताओगे इसके? तो उसके अगर फायदे की बात करें तो इसका में पहला फायदा देखो क्या होता है, इसमें जो लोकल लोग जो होते हैं ना, जो लोकल जो लोग होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है गवर्नमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, इस कॉलोनी में जो भी लोग रहते हैं वो यहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो अगर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होगी तो यहीं के लोग ही तो गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे ना। तो लोकल गवर्नमेंट का पहला फायदा ये होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का पहला फायदा ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि लोकल लोगों की डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, भागीदारी बढ़ती है लोकल लोगों की। ये पहला फायदा होता है। अगर दूसरे फायदे की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा फायदा ये होता है कि इससे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। किसकी वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, यानी कि पावर को लोकल लेवल पर बांटने की वजह से। ठीक है। एंड अगर तीसरी बात की जाए, देखो लोकल लेवल पर पावर को बांटने से यानी कि विकेंद्रीकरण करने से, डिसेंट्रलाइजेशन करने से एक फायदा यह भी होता है, अगर देखो प्रॉब्लम इस इलाके में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस इलाके की प्रॉब्लम को यहाँ के लोग ही तो समझेंगे। अब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी समझेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो लोकल लोग रहते हैं ना। तो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम होगी तो लोकल लोग खुद अच्छे से जानेंगे उस चीज को। तो पावर को बांटने से ये होता है कि जो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो उसको अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये फायदा होता है। तीसरा फायदा हो गया, तीसरा फायदा हो गया, सॉरी चौथा अगर फायदे की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से यानी कि पावर को लोकल लेवल पर बांटने की वजह से ये भी होता है कि लोअर लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो तक उन लोगों की भी पार्टिसिपेशन, उन लोगों का भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है किसके अंदर, सरकार के अंदर। ये भी फायदा होता है, चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर वो लोकल इलाके में रहता है, किसी स्थानीय इलाके में रहता है, तो उस इंसान का भी पार्टिसिपेशन यानी कि उसकी भागीदारी भी सरकार के अंदर बढ़ जाती है। ये किससे पॉसिबल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, यानी कि पावर को लोकल लेवल पर बांटने की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, पावर को लोकल लेवल पर बांटने की वजह से यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही होता है कि जो वुमेन्स जो होती है ना, वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन सरकार के अंदर बढ़ता है। इवन मैं आपको बताऊं ना, देखो हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ना 33% कितनी वुमेन्स के लिए लोकल इलेक्शन के अंदर सीटें रिजर्व हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक फायदा क्या होता है कि उसका वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है सरकार के अंदर। तो ये सारे क्या है, एडवांटेज है, फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं किसके। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अब यहां पर बात करें कि क्या कि 1992 से पहले हमारे इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट जो थी ना, उसका स्टेटस क्या था, उसकी स्थिति क्या थी, कब, 1992 से पहले, 1992 से पहले। तो अगर 1992 से पहले देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता था, स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का पूरे तरीके से कंट्रोल होता था 1992 से पहले, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि रेगुलर इलेक्शन भी नहीं करवाए जाते थे, यानी कि हर 5 साल में चुनाव भी नहीं करवाए जाते थे, किसके, लोकल इलेक्शन के। कौन नहीं करवाता था, स्टेट गवर्नमेंट। ये 1992 से पहले की कंडीशन है। दूसरी बात हो गई। अगर तीसरी बात की जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, उसके पास अपने खुद के राइट नहीं थे, उसके पास खुद के रिसोर्स यानी कि संसाधन भी नहीं थे, ना खुद के राइट थे यानी कि अधिकार थे, ना ही खुद के क्या थे, रिसोर्स थे 1992 से पहले। और इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर क्या था कि 1992 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, वो सिर्फ उसके पास नॉमिनल पावर थी, नाम मात्र की पावर थी, सिर्फ नाम नाम की पावर थी बस। रियल में कोई पावर नहीं थी उसके पास में। किसके पास में, ये कब की कंडीशन है, उससे पहले की कंडीशन है। ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर आफ्टर 1992 की बात करें, 1992 की बात करें, तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 रिफॉर्म हुए, 2 अमेंडमेंट हुए, 2 संशोधन हुए। कौन कौन से नंबर के, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था ना, इसके थ्रू क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती है ना, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया, उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया।
अगर बात करें 74 की, तो 74 जो ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू ये हुआ कि अर्बन एरिया के अंदर जो भी नगर निगम जो होता है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे दिया गया। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है वो क्या हुआ, हमारे इंडिया के अंदर एससी लोग हों या एसटी लोग हों, इन लोगों के लिए लोकल इलेक्शन के अंदर सीटों को रिजर्व, लोकल इलेक्शन के अंदर भी, और इवन आप देखोगे ना लोकसभा के अंदर भी इन लोगों के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए इधर देखो आप, लोकसभा के अंदर एससी लोगों के लिए 84 सीटें रिजर्व है। वहीं अगर एसटी लोगों की बात करें तो एसटी लोगों के लिए 47 सीटें क्या है, रिजर्व हैं लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। 1992 के बाद हुआ है ऐसा। और इसके अलावा अगर आप देखो इधर, तो फीमेल के लिए कितने परसेंट, 33% क्या है, सीटें रिजर्व हैं लोकल इलेक्शन के अंदर। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो हर 5 साल में इलेक्शन करवाना कंपलसरी कर दिया गया। और सभी इंडिया के सभी स्टेट के अंदर क्या बनाए गए, इंडिया के सभी स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, राज्य चुनाव आयोग बनाए गए। और यही राज्य चुनाव आयोग, यही इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, हर स्टेट के अंदर लोकल इलेक्शन करवाने का काम किसका होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है ना, ठीक है। बस ये चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। आपको ये वीडियो अगर समझ में आई है, चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया है, तो ऐसे ही और वीडियो चाहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।